नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। यह बिहार शिक्षक भर्ती के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आंसर सीरीज के विज्ञान का 7वां क्लास है और हम आज देख रहे हैं कक्षा 8 के विज्ञान पर आधारित प्रश्नोत्तर। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न पूछा गया है कि भारत में फसलों को ऋतु के आधार पर समांतर दो भागों में बांटा जाता है, एक है रबी और खरीफ की फसल। इन फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कह रहा है आपका कि कौन सा कथन सही है। तो पहला कह रहा है कि खरीफ की फसल ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है, जो कि गलत है आपका। और दूसरा कह रहा है कि रबी की फसल जो होती है शीत ऋतु में बोई जाती है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। तो जो सही स्टेटमेंट होता है आपका बी वाला कि केवल दूसरा आपका सही है। तो जानते हैं इसके बारे में। तो आपने पता है कि खरीफ की फसल जो होती है वो बेसिक तौर पे वर्षा ऋतु में बोई जाती है, न कि ग्रीष्म ऋतु में। तो इसलिए आपका दूसरा वाला पहला वाला गलत था। अगला है कि जैविक खाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो पहला कह रहा है आपका कि इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता वृद्धि होती है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि इससे मिट्टी भुरभुरी एवं संरंध्र हो जाती है, ये भी आपका सही है। और तीसरा कह रहा है कि इसमें मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि, जैसे कि केचुआ उचुआ में इसमें बेसिक तौर पे वृद्धि हो जाती है। तो ये भी आपका सही है। तो आपका सही ऑप्शन 30 वाला कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है आपका कि कॉड लीवर तेल में विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये कॉड लीवर तेल निम्न में से किस जीव से प्राप्त किया जाता है। तो ये कॉड लीवर जो तेल है वो बेसिक तौर पे मछली से प्राप्त किया जाता है। तो आपका सही ऑप्शन होता है बी। और बेसिक तौर पे हम बात करें, कॉड लीवर तेल मछली से प्राप्त किया जाता है और इसमें विटामिन ए और विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। अगला जो प्रश्न है आपका कि सूक्ष्म जीव और उनसे होने वाले विभिन्न रोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कह रहा है कौन सा कथन सही है। तो पहला कह रहा है कि चिकन पॉक्स और हेपेटाइटिस ए जो है विषाणु यानी कि वायरस के द्वारा होते हैं, जो कि बिल्कुल आपका सही है। दूसरा कह रहा है टाइफाइड और खसरा जीवाणु द्वारा होने वाले रोग हैं, तो ये आपका स्टेटमेंट गलत होता है। और तीसरा कह रहा है अतिसार एवं मलेरिया जो होता है वो प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं, तो ये भी आपका सही है। तो पूछा है कौन सा सही है, तो आपका सही ऑप्शन होता है सी कि पहला और तीसरा तो सही है लेकिन दूसरा गलत है। बात करते हैं दूसरा, तो बेसिक तौर पे हम यहाँ पे अगर बात करें टाइफाइड की, ठीक है, तो जो आपका टाइफाइड होता है वो आपका जीवाणु द्वारा, और खसरा की अगर बात करें तो जो खसरा होता है वह विषाणु के द्वारा होता है। तो खसरा यहाँ पर क्या होता है, विषाणु के द्वारा होता है, और टाइफाइड जो होता है वो तो जीवाणु से होता ही है, ठीक है। तो हालांकि इस प्रकार से आपका ये वाला ऑप्शन गलत था। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कह रहा है कि सही कौन सा उपरोक्त में से सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित होने की बात क्या है, तो यहाँ पे आपका सहवाल है, जो कि सहवाल जो होता है स्पाइरोकाइरा है, ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। और दूसरा कह रहा है आपका प्रोटोजोआ, तो प्रोटोजोआ के बारे में दे रहा है कि क्लोमाइडोमोनास है, तो ये आपका गलत है। क्यों गलत है और यह क्या है मैं आपको आगे बताता हूँ। और अगला कह रहा है आपका कि कवक, कवक जो है राइजोपस है यानी कि ब्रेड मोल्ड है, तो ये आपका सही है। तो यहाँ पे सही जो है बी वाला कि पहला और तीसरा तो सही है, दूसरा आपका गलत है। तो बात करते हैं यहाँ पर कि जो स्पाइरागोरा है वह एक प्रकार का शैवाल है, ये बिल्कुल आपका उदाहरण सही है। अगर बात करते हैं प्रोटोजोआ के सामान्य उदाहरण अमीबा और पैरामीशियम आते हैं, ठीक है, आपने नाम सुना होगा अमीबा और पैरामीशियम, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस प्रकार से प्रोटोजोआ का यह उदाहरण नहीं है, जिसके कारण आपका यह गलत होता है। अगला है आपका कि दूध से दही बनने की प्रक्रिया में किस सूक्ष्म जीव की आवश्यकता होती है। तो आप सभी ने पता है कि लैक्टोबैसिलस नामक आपका जीवाणु होता है, जो कि दूध से दही बनने की प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार होता है। तो आपका सही ऑप्शन होता है ए। अगला क्वेश्चन है आपका कि खाद्य पदार्थों में मिलाए जाने के बाद अपनी श्वास प्रक्रिया में खमीर यानी कि ईस्ट निम्नलिखित में से क्या उत्पादित करते हैं। तो जब अगर खमीर की बात करें तो जब खाद्य पदार्थों में मिलते हैं तो वह किसका उत्पादन करते हैं, तो ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। दोनों ऑप्शन एक ही हो गया है, तो आप अभी कुछ भी कह सकते हैं कि ये बेसिक तौर पर जब यह खाद्य पदार्थों में मिलाए जाते हैं तो बेसिक तौर पर सॉरी, यहाँ पर जो ऑप्शन आपका था गलत था। यहाँ पे कि एक होगा ऑक्सीजन और दूसरा यहाँ पे होना चाहिए था कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो दूसरा होना चाहिए था कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब ये खमीर बेसिक तौर पे खाद्य पदार्थों में मिलाए जाते हैं तो वह किसका उत्पादन करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन करते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन में से कोई सही नहीं है, आप इस चीज़ को याद रखिएगा कि वो किसका उत्पादन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का।
अगला जो है वह आपका मिलाने के लिए दिया है। तो इसमें देखते हैं आपका कि आविष्कार दिया है और आविष्कारकर्ता के नाम दिया है। तो किण्वन प्रक्रिया की अगर बात करें तो किण्वन प्रक्रिया के बारे में बेसिक तौर पे हमें बताया था लुई पास्चर ने। ठीक है, किण्वन प्रक्रिया के बारे में हमें लुई पास्चर ने बताया था। बात करते हैं पेनिसिलिन की, तो पेनिसिलिन की खोज जो थी वह अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। और बात करते हैं चेचक के टीके की, तो चेचक के टीके की जो खोज था वह किए थे आपके एडवर्ड जेनर ने। चेचक के टीके की खोज किया गया था एडवर्ड जेनर के द्वारा। और बेसिलस एंथ्रेसिस की अगर बात करें तो बेसिलस एंथ्रेसिस की जो खोज थी या आविष्कार किए थे वह रॉबर्ट कोच के द्वारा किया गया था। तो ये आपका सही मैचअप होता है। अगला है आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सही सुमेलित है, इसके बारे में बेसिक तौर पे हमें बताना है। तो पहला कह रहा है यहाँ पे रोग दिया है और रोग वाहक के बारे में दिया गया है। तो पहला जो कह रहा है वो कह रहा है कि जो हैजा होता है वो घरेलू मक्खी से होता है। तो हैजा की अगर बात करें तो बेसिक तौर पे हैजा जो होता है वह घरेलू मक्खी से होता है, बिल्कुल आपका सही है। दूसरा दिया है कि जो मलेरिया होता है मादा एडीज मच्छर से होता है। तो ये गलत है, क्योंकि आप सभी ने पता है कि यहाँ पर मादा एनाफ्लीज होता है, एनाफ्लीज होता है, न कि एडीज होता है। तो यहाँ पर प्लाज्मोडियम नामक एक क्या होता है वाहक के द्वारा, और वहाँ पे मादा एनाफ्लीज होता है न कि एडीज। तो इस प्रकार से दूसरा वाला गलत है। और डेंगू की अगर बात करें तो डेंगू दिया है मादा एनाफ्लीज, तो ये गलत है, क्योंकि डेंगू जो होता है वह मच्छरों के, ठीक है, एडीज मच्छरों के काटने से होता है। ठीक है, एडीज मच्छरों के काटने से डेंगू होता है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है पहला वाला, कि केवल पहला सही है, बाकी दोनों आपके गलत हैं। अगला दिया है आपका कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और कह रहा है कौन सा सही है। यहाँ पे पादप का रोग दिया है और रोग का कारक दिया है। तो दिया है कि नींबू कैकर जो होता है जीवाणु से होता है, बिल्कुल सही है आपका। गेहूं का रस्ट रोग जो होता है वो कवक से होता है, ये भी आपका सही है। और भिंडी की पित्त जो होती है जैसा बीमारी जो होता है वो विषाणु से होता है, तो ये भी आपका सही है। तो आपका सही ऑप्शन 30 कि 1, 2 और 3 तीनों के तीनों सही हैं। अगला कह रहा है कि खाद्य परीक्षकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कह रहा है कौन सा कथन सही है। तो पहला कह रहा है आपका कि सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटा बाइसल्फाइड सामान्य खाद्य परीक्षक हैं, जो कि बिल्कुल आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि नमक, चीनी, खाद्य तेल और सिरके का प्रयोग खाद्य परीक्षण में किया जाता है, तो ये भी आपका सही है। तो आपका सही ऑप्शन होता है सी वाला, कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। तो बात करते हैं कि सूक्ष्मजीव खाद्य पदार्थों को संदूषित कर देते हैं और खाद्य पदार्थों को संदूषण से बचाने के लिए खाद्य परीक्षकों का उपयोग किया जाता है। सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटाबाइसल्फाइड सामान्य रूप से एक खाद्य परीक्षक हैं। जैम और स्क्वैब बनाने में इन रसायनों का बेसिक तौर पर प्रयोग किया जाता है। और अगले की अगर बात करें तो नमक, चीनी, खाद्य तेल और सिरका का उपयोग बेसिक तौर पे सूक्ष्म जीवों के वृद्धि को रोकने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो आपका दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पाश्चीकृत दूध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कह रहा है कौन सा कथन सही है। तो पहला कह रहा है कि पाश्चीकृत दूध को बिना उबाले उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि यह सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। दूसरा जो कह रहा है वो कह रहा है कि दूध को पाश्चीकृत करने के लिए इसे 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 30 मिनट के लिए गर्म करते हैं, फिर एकाएक ठंडा करके उसका भंडारण करते हैं। तो यहाँ पर आपका ये वाला स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है हम यहाँ पे बताते हैं कि पाश्चीकृत करने के लिए दूध को बेसिक तौर पे 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है, 15 से 30 सेकेंड के लिए उबाला जाता है, ना कि मिनट के लिए। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, सेकेंड होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद उसे एकाएक क्या कर लिया जाता है, ठंडा कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से आपका दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है, पहला वाला सही है। ठीक है, कि केवल पहला सही है। और आपने पता है कि पाश्चुकरण के सिद्धांत की खोज लुई पास्चर के द्वारा किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो पहला कह रहा है आपका कि मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तन कर देते हैं, जिसका अवशोषण पौधों के द्वारा किया जाता है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि पौधों पर निर्भर करने वाले जंतु पौधों से उनके द्वारा संश्लेषित प्रोटीन एवं अन्य नाइट्रोजनी यौगिक प्राप्त करते हैं, ये भी आपका सही है। तीसरा कह रहा है कि पौधे एवं जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं कवक नाइट्रोजनी अपशिष्ट को नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित कर देते हैं, और जो पौधा द्वारा पुनः उपयोग में हो जाता है, तो ये भी आपका सही है। और अगला कह रहा है आपका कि कुछ विशिष्ट पौधे एवं जंतु नाइट्रोजनी यौगिक को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं, जो वायुमंडल में चली जाती है। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत है। तो पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो डी वाला ही सही नहीं है, बाकी तीनों के तीनों सही हैं।
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए और कह रहा है कौन सा प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है। पहला कह रहा है कपास, बिल्कुल सही है कि यह प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है। पेट जो है वह प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण नहीं है, ठीक है। और प्लास्टिक भी प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण नहीं है। तो इस प्रकार से आपका सही होता है ऑप्शन ए की केवल पहला जो है वह प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है। अगर बहुलक की बात करें तो बहुलक छोटी इकाइयों से मिलकर एक बड़ी इकाई होती है। ये प्राकृतिक व संश्लेषित दोनों ही प्रकार के होते हैं। कपास एक प्राकृतिक बहुलक है जो सेलुलोज कहलाता है। सेलुलोज बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयों द्वारा निर्मित होते हैं, जैसे कि ऊन, रेशम तथा चमड़े की प्राकृतिक बहुलक बेसिक के तौर पर उदाहरण है। संश्लेषित रेशे जो होते हैं पेट्रो रसायन के रासायनिक प्रक्रम के द्वारा प्राप्त होते हैं, जैसे कि पेंट की अगर बात करें, ठीक है, जिसको हम लोग पीईटी कहते हैं, एक संश्लेषित बहुलक है जो बेसिक तौर पे पॉलीएस्टर का सुप्रसिद्ध उदाहरण है। इसका उपयोग बोतलों में, बर्तन, तार आदि चीज़ों में उपयोग किया जाता है इनके निर्माण में। संश्लेषित रेशे जो होते हैं, रेशों की तरह प्लास्टिक भी एक क्या है, बहुलक है। पॉलीथीन जो होता है कि वो पॉलिएस्टर का बेसिक तौर पे उदाहरण है। पॉलिस्टिक जो होता है अपघटित होने में कई वर्ष ले लेता है, तो जो पॉलीथीन है वो क्या है, आपका प्लास्टिक का उदाहरण है और इसे संगठित होने में काफ़ी समय ले लेता है। तो ये क्या है, आपके प्राकृतिक नहीं है, ये क्या है, आपके बेसिक तौर पे संश्लेषित रेशों के पेट्रो रसायन चीज़ों से इन्हें उत्पन्न किया जाता है। तो प्राकृतिक बहुलक आपका केवल कपास है इसमें से। अगला है आपका कि सूची ए को सूची 2 से मिलाना है। यहाँ पे सूची ए में कुछ नाम दिए हैं और सूची 2 में तो कह रहा है कि रेयान। तो रेयान बेसिक तौर पे यह एक प्रकार का क्या होता है, कृत्रिम रेशा होता है। तो ये आपका ए हो जाता है। दूसरा दिया है आपका नायलॉन। तो नायलॉन की अगर बात करें तो नायलॉन इसके निर्माण कोयले, जल और वायु से किया जाता है। तो ये आपका नायलॉन हो जाता है, बी वाला। और अगला दिया है आपका टेरिलीन। टेरिलीन एक क्या है, एक प्रकार का पॉलीएस्टर है। और अगला दिया है आपका एक्रिलिक। तो इसका उपयोग ऊन, स्वेटरों तथा शाल बनाने में किया जाता है। तो ये आपका डी हो जाता है। तो इस प्रकार से आपका यह सही मैचअप होता है। अगला क्वेश्चन है कि आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर एक परत चढ़ी होती है, यानी कि उनके वस्त्रों पर एक परत चढ़ी होती है, उसे अग्निरोधक बनाती है। यह परत किसकी होती है? तो बेसिक तौर पे यह जो परत होती है मेलामाइन की बनाई जाती है। जो उनके कपड़े होते हैं उनके ऊपर मेलामाइन की एक परत होती है जो बेसिक तौर पे उन्हें आग से बेसिक तौर पे बचाती है। अगर हम बात करें कि मतलब कि मेलामाइन आग का प्रतिरोधक है तथा अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा ऊष्मा को सहने में अधिक यह क्षमता रखता है। बात करते हैं बैकेलाइट। तो बैकेलाइट ऊष्मा और विद्युत का क्या है, कुचालक है। यह बिजली के स्विच विभिन्न बर्तनों में बेसिक तौर पे जो होते हैं उनके हत्थे होते हैं वो बेसिक तौर पे बैकेलाइट से बनाए जाते हैं। पॉलिएस्टर की अगर बात करें तो पॉलिएस्टर की इकाइयों की पुनरावृत्ति से बनी है। और एस्टर वे रसायन है जो फलों और उनकी गंध को प्रदान करते हैं। और बात करते हैं टेफ्लॉन की। तो टेफ्लॉन एक विशेष प्रकार का प्लास्टिक है जिस पर तेल और जल नहीं चिपकता है। यह भोजन पकाने के पात्रों पर न चिपकने वाली परतों पर बेसिक तौर पे लगाने के काम आता है। अगला है आपका कि निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी कमरे के ताप पर द्रव की अवस्था में रहती है। तो हम लोग बेसिक तौर पे बचपन से पढ़ते आते हैं कि मरकरी यानी कि पारा जो होती है वह कमरे के ताप पर द्रव की अवस्था में रहती है। तो आपका सही ऑप्शन होता है बी। और बेसिक तौर पे अगर सोडियम और पोटेशियम की बात करें तो यह एक नरम धातु होती है जिन्हें आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। तो सोडियम और पोटेशियम। अगला जो क्वेश्चन है आपका कि यह पूछ रहा है आपसे कि कॉपर के बर्तनों को लंबे समय तक नम वायु में खुला रखने पर उन पर एक हल्का हरा पदार्थ जमा हो जाता है। यह हरा पदार्थ निम्नलिखित में से क्या होता है? तो यहाँ पर बेसिक तौर पे जब कॉपर के बर्तनों को थोड़ा सा नमी में रख के वायु में रखते हैं तो उस पर कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट दोनों की परतें जम जाती हैं, तो जिसके कारण वो हरा दिखाई देता है। तो आपका सही ऑप्शन होता है सी वाला कि इन दोनों के कारण बेसिक तौर पे यह हरा दिखाई देता है। अगर हम बात करें कॉपर हाइड्रोक्साइड का, कॉपर हाइड्रोक्साइड का जो सूत्र होता है CuOH ट्वाइस होता है। और बात करते हैं कॉपर कार्बोनेट की, तो कॉपर कार्बोनेट का होता है CuCO3 इसका रासायनिक सूत्र होता है। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अति सक्रिय अधातु है जो वायु में खुला छोड़ देने पर आग पकड़ लेता है। तो आप पहले से जानते हैं फास्फोरस एक ऐसी धातु है जो हवा में आने पे क्या कर लेता है, आग पकड़ लेता है। ठीक है, तो अगर मतलब यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होता है ए। अगला क्वेश्चन है विश्व का पहला तेल कुआं निम्नलिखित में से कहाँ पर प्रवेदित यानी कि ड्रिल किया गया था। तो विश्व का जो पहला कुआं ड्रिल किया गया था वह स्थान था
पेनिसिल्वेनिया। तो आपका सही ऑप्शन होता है ए कि विश्व का पहला कुआं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि विश्व का पहला कुआं जो था ये पेनिसिल्वेनिया पड़ता है अमेरिका में, ठीक है, और समय है 1859 का, ठीक है। तो 1859 में विश्व का पहला कुआं, ठीक है, बेसिक तौर पे पेनिसिल्वेनिया अमेरिका में खोया गया था। अगर भारत की बात करें तो उसके 8 सालों बाद, इसके 8 सालों बाद असम के, ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है कि भारत में पहला तेल कुआं कहाँ पे, तो असम के माकुम नामक स्थान पर, माकुम नामक स्थान पर 1867 में भारत का पहला तेल का कुआं खोदा गया था। भारत में अगर तेल की बात करें तो असम, गुजरात, बॉम्बे हाई और गोदावरी तथा कृष्णा नदियों के बेसिन में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मात और अन्य कीटों को भगाने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली नेपथलीन की गोलियां निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की जाती हैं। तो जो नेपथलीन की गोलियां प्राप्त की जाती है वो कोल तार से प्राप्त की जाती है। तो आपका सही ऑप्शन होता है बी। अब यहाँ पे जानते हैं कि नेपथलीन की गोलियां जो होती हैं कोल तार से प्राप्त की जाती हैं। कोल तार और कोल गैस कोयले से ही प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित करके प्राकृतिक गैस को सीएनजी, यानी कि प्राकृतिक गैस का मतलब सीएनजी के रूप में भंडारित किया जाता है। भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार है। हमारे देश में प्राकृतिक गैस जो है कि बेसिक तौर पर राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्णा गोदावरी नदियों के डेल्टा में हमें देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पदार्थों के दहन और ज्वलन ताप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और कह रहा है कौन सा कथन सही है। तो पहला कह रहा है कि पदार्थों के दहन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इस प्रक्रम में ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं, जो कि बिल्कुल आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि ज्वलन ताप वह निम्न ताप है जिस पर दाह्य पदार्थ यानी कि ईंधन आग पकड़ लेता है, यह बिल्कुल आपका सही है। तीसरा कह रहा है कि फास्फोरस का दहन वायु की उपस्थिति में कमरे के तापमान पर ही हो जाता है, तो यह भी आपका सही है। तो आपका सही ऑप्शन 30 कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। अगला को रहा है कि निरापद यानी कि सेफ्टी माचिस के निर्माण में प्रयुक्त रसायनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और यहाँ पे कह रहा है कौन सा कथन सही है। तो पहला कह रहा है कि इसकी तीली के सिरे पर एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट लगा होता है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि इसको रगड़ने वाली सतह पर चूर्णित कांच और सफ़ेद फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ये वाला आपका स्टेटमेंट गलत होता है। क्यों गलत है? बेसिक तौर पे तो यहाँ पर अगर बात करें कि इसकी जो रगड़ने वाली सतह होती है उस पर चूर्णित कांच और लाल फास्फोरस का इस्तेमाल किया जाता है, ना कि सफ़ेद का, ठीक है, लाल फास्फोरस। तो इस प्रकार से सेकेंड वाला गलत है, तो आपका सही होता है केवल पहला वाला स्टेटमेंट सही है। अगला जो क्वेश्चन है कि आग बुझाने वाले कार्य वायु यानी कि ऑक्सीजन का प्रवाह काटना या ईंधन का ताप कम करना या दोनों होते हैं। वायु का प्रवाह काटने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और कह रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो पहला कह रहा है कि आग में जल डालने पर उत्पन्न जलवाष्प ज्वलनशील पदार्थों को घेर लेती है और वायु की आपूर्ति क्या होता है, बंद हो जाता है, यह बिल्कुल आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करने पर ये आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है, जिससे कि ईंधन और ऑक्सीजन के बीच में संपर्क टूट जाता है। तो यह भी स्टेटमेंट आपका सही है। तो इस प्रकार से दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, तो आपका सही ऑप्शन होता है सी। अगला क्वेश्चन है कि मोमबत्ती की ज्वाला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, और यहाँ पे कह रहा है कि सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला कह रहा है कि इसकी दीप्ति क्षेत्र में बिना जले कार्बन कण उपस्थित होते हैं, जो कि बिल्कुल आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि इसका अदीप्त क्षेत्र सबसे अधिक गर्म होता है, तो ये भी आपका सही है। तो दोनों के दोनों ऑप्शन आपके सही होते हैं, ठीक है। तो आपका सही ऑप्शन होता है सी। बात करते हैं कि दहन के समय जो प्रकाश वाष्पित होते हैं वे ज्वाला का निर्माण करते हैं। मोमबत्ती में दहन के समय उत्पन्न ज्वाला को तीन भागों में, तीन मतलब कि बेसिक तौर पे क्षेत्र होते हैं। पहला आपका ज्योतिहीन क्षेत्र, दूसरा होता है आपका दीप्ति क्षेत्र, और तीसरा होता है अदीप्त क्षेत्र। इसके दीप्ति क्षेत्र में बिना जले कार्बन के कण उपस्थित होते हैं। मोमबत्ती की ज्वाला का अदीप्ति क्षेत्र सबसे अधिक गर्म होता है। यह ज्वाला का सबसे बाहरी क्षेत्र होता है, जो कि हमें नीले रंग का दिखाई देता है। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें कह रहा है, और कह रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो इसमें जो कह रहा है कि ईंधन के अपूर्ण दहन से विषैली गैस कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, यह गलत है। क्यों गलत है, हम आपको बताते हैं। क्योंकि बेसिक तौर पे ईंधन के अपूर्ण दहन से बेसिक तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, CO बनता है। तो इस प्रकार से पहला वाला स्टेटमेंट आपका गलत होता है। दूसरा कह रहा है कि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा विश्व उष्णन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है, जो कि बिल्कुल आपका सही है।
तीसरा कह रहा है कि सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा में घुलकर अम्ल वर्षा उत्पन्न करते हैं, तो ये भी आपका सही है। तो यहाँ पे पूछा है कौन सा कथन सही है, तो दूसरा और तीसरा सही है, तो आपका सही ऑप्शन होता है बी वाला। तो दोस्तों यह कक्षा 8 के विज्ञान का, ठीक है, पहला वीडियो रहा। ऐसे विज्ञान का हम लोग 7वां वीडियो देख रहे हैं और कोशिश करूंगा कि 2 से 3 वीडियो में कक्षा 8 का विज्ञान समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे नागरिक शास्त्र, यानी कि जो हम लोग संविधान पे को शुरू करेंगे। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तथा इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।